तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स के कॉन्टैक्ट फोर्स के 4 टाइप पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग को बचा हुआ 2 फोर्स पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स का, और बाकी 4 फोर्सेस पढ़ने हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। तो उसके अंदर जो पहला फोर्स है जो हम लोग का रह गया था, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? जब कभी भी आप एक स्प्रिंग को कुछ इस प्रकार से रख देते हैं, जब उसके नेचुरल लेंथ पर ये रहता है, तो उस टाइम जो इसका एलोंगेशन है उसको हम लोग इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। ये क्या है? ये इसका मीन पोजीशन है। अब आप इस पर क्या लगाओगे? आप इस पर लगाओगे फोर्स। आपने इसके ऊपर लगाया फोर्स, ये फोर्स लगेगा तो इसमें आएगी एलोंगेशन। एलोंगेशन आया तो जो आपका स्प्रिंग है वो थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, और एलोंगेट होके आपका जो डब्बा है वो अब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। डब्बा जब इस एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेगा तो फोर्स अब अंदर की ओर लगने लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर है? इस तरफ है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स। ये जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। इसको कौन सी पोजीशन कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट इसका उधर था, लेकिन फोर्स कहां चला गया? अंदर चला गया, जिसकी वजह से अब ये वापस से यहां से क्या होगा? ये वापस से अब क्या आएगा? इस तरह से अंदर की ओर खींचा चलाएगा। लेकिन जब अब ये इस तरफ खींचा हुआ आ रहा होगा, उस टाइम पे इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी मतलब इसके पास बहुत ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? क्योंकि जब ये यहां से चला होगा तो काफी ज्यादा स्पीड में चला होगा, और स्पीड में चला होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? यहां पे इस एंड पे आके ये फिर कंप्रेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होके ये यहां पे आके रुकेगा। इस एंड पे जब ये रुका है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। तो किसी भी स्प्रिंग के 3 पोजीशन होते हैं। एक होता है मीन पोजीशन, जो उसका एक्चुअल स्थान है। एक जहां पे मैक्सिमम एलोंगेशन हुआ है उसको क्या कहेंगे? या तो एक्सट्रीम पोजीशन, और नहीं तो इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन। इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो यहां से यहां इसने डिस्प्लेस किया है, ये x, और यहां से यहां इसने जो डिस्प्लेस किया है ये भी क्या है? x है। इसमें जब अब इस पोजीशन पे इस पे फोर्स कहां लगेगा? बाहर की ओर, और ये डिस्प्लेस कहां कर रहा था? अंदर की ओर। आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, इस पोजीशन को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको चेंज किए। जब आप इसको इस पोजीशन पे छोड़े हैं, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों 180 डिग्री पर है। यानी यहां से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का। अगर फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट उधर, और लास्ट केस में देखिए फोर्स उधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और जब इसी फोर्स को प्रोपोर्शनैलिटी साइन में बदलिएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और उससे आपका जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन की खास बात होती है, मैं ये बना लीजिए पहले तो फिर लिखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में सारा कुछ लिखवा देता हूं। नहीं दिख रहा है? चश्मा पहन, उधर बैठ, इधर बैठ। आयन इस पे बैठ जाओ। तो ये बना लीजिए, कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बना रहे हैं? चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। तो इसकी एक खास बात होती है, इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है।
एक टाइम ऐसा है जहां पे स्प्रिंग बहुत ज्यादा एलोंगेट हुआ है, तो वो एलोंगेटेड पोजीशन है स्प्रिंग का, और एक टाइम ऐसा है जहां पे स्प्रिंग बहुत कंप्रेस हो गया है, तो वो कंप्रेस्ड पोजीशन है स्प्रिंग का। जो लास्ट वाला केस है वो कंप्रेशन का है, जो नेचुरल लेंथ है, पहला वाला इसका नेचुरल लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पर ये रखा हुआ था। इसके बाद आपने इसको एलोंगेशन दिया बाय अप्लाइंग फोर्स, आपने फोर्स लगा के इसको एलोंगेट किया और एलोंगेट करके छोड़ दिया। छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पेंडुलम की तरह आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा। वापस से जब ये मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा था, एक बार और इसने अपने नेचुरल पोजीशन को गेन किया, नेचुरल लेंथ को गेन किया, लेकिन ये वहां रुक नहीं पाया, क्योंकि जब ये यहां से चला था तो काफी ज्यादा स्पीड में रहा था। जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था तो इसके पास काफी ज्यादा वेलोसिटी थी, जिस वजह से इसके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, और आकर अल्टीमेटली रुका कहां पर, इस पोजीशन पे, जब स्प्रिंग आपका क्या हो गया, 100% कंप्रेस हो गया। तो यह इसका कंप्रेस्ड पोजीशन है, ये इसका कंप्रेस्ड पोजीशन है। तो नेचुरल लेंथ पे दो बार है, जब जब मीन पोजीशन पे है, उस तरफ जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो एलोंगेशन है, और इस तरफ जब आया है तो ये कंप्रेस्ड है। जब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आया है, इसकी एक और खास बात है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्स होती है और काइनेटिक एनर्जी ये मिन होती है, इधर भी और इक्वली यहां पर भी। लेकिन जब ये सेंट्रल पोजीशन पे रहता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिन होती है, यानी मिनिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है। यानी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेयर एज एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके तो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो भी उसके पास नहीं है, और भी नहीं है मतलब उसका वेलोसिटी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो चूंकि वेलोसिटी ही नहीं है तो वो जीरो, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। मीन पोजीशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। आप तो ध्यान नहीं दे, आप तो इधर उधर कुछ 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 कर रहे, ध्यान देंगे तब ना समझ। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ये पहले पोजीशन में हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको हम एलोंगेट कर दिए, ये बड़ा हो गया। स्प्रिंग के साथ कभी खेले होंगे तो देखेंगे वो बड़ा भी होता है और पचकता भी है। तो बड़ा हो जाने के बाद आपने इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया। जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिए, उस टाइम पे स्प्रिंग जब बहुत ज्यादा खींच लीजिएगा तो उसकी टेंडेंसी होती है वो अंदर की ओर खींचता है। तो अब ये फोर्स इसका कहां लगने लग गया, अंदर की ओर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका कहां था, बाहर की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री का, जिसकी वजह से एफ इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस एक्स। माइनस इसलिए लगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। फिर जैसे ही आपने इसको यहां से छोड़ा, छोड़ेंगे तो फिर ये कहां पहुंचेगा, मीन पोजीशन में पहुंचेगा। और जब ये मीन पोजीशन में पहुंचेगा, इस टाइम पर इसके पास, चूंकि यहां से ये चला है बहुत तेजी से, तो मीन पोजीशन में चाह के भी ये रुक नहीं पाएगा, इसलिए इस पोजीशन पे इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। जिसके पास वेलोसिटी उसके पास काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा तो इस पोजीशन पे आके फिर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इसका स्प्रिंग जाके पूरा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। एक बार 100% कंप्रेशन आ गई, फिर इसका झटका लग के बाहर जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा पोजीशन आएगा, फिर इसके बाद यहां आएगा, धीरे धीरे यहां बढ़ेगा, फिर यहां से दूर जाएगा, और ये ऐसा ऐसा प्रोसेस होता रहेगा। अगर इसमें फ्रिक्शन फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें तो जीवन भर ऐसे ऐसे होते ही रहेगा। लेकिन कभी भी किसी स्प्रिंग में जीवन भर ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो रहता ही रहता, और फ्रिक्शन रहेगा तो धीरे 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 ये आके मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, इट इज सेम एज कि आपने क्या ले लिया, बाउल लिया, कढ़ाई लिया, कढ़ाई के एक एंड पे आपने वो कंचा नहीं होता जिससे खेलते हैं, वो कंचे को आप छोड़ दीजिए, वो कैसा जाएगा, पहले ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उसका धीरे 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 आके बीच में रुक जाएगा। इट इज सेम, ऐसे 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 गया, फिर धीरे 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 आके रुक जाएगा। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया एकदम लास्ट में, तो इसके ऊपर फोर्स अंदर लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट उस तरफ था। फिर ये वहां से जब आ रहा था तो बीच में जब पहुंचा, इसके पास काफी ज्यादा स्पीड थी, फिर यहां आया, फिर इस साइड आके रुक गया। क्यों, स्प्रिंग का पूरा जो
का एलोंगेशन था वो पूरा कंप्रेस हो गया, अब और पीछे जा नहीं पाएगा, तो इस एंड पे भी रुका हुआ है और उस एंड पे भी रुका हुआ है और बीच में काफी ज्यादा फास्ट है। और ये कब तक करता रहेगा? जब तक धीरे 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 होके वो बीच में रुक ना जाए। और रुकेगा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, बिना फ्रिक्शन के तो दुनिया चलती नहीं है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, एंड मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। डन। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू माइनस KX के बराबर। ये स्प्रिंग फोर्स है। दो तीन बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग को लिख लेना है, अगर ये डायग्राम आपने बना लिया है तो। राइट, लिखें। स्प्रिंग फोर्स इज अ फोर्स, स्प्रिंग फोर्स is a force which comes into existence, when spring is either stretched or compressed, या तो ये कंप्रेस्ड पोजीशन में रहेगा नहीं तो स्ट्रेचिंग में। नॉर्मल पोजीशन में कभी भी स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, और ये फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू माइनस KX के बराबर। पॉइंट नंबर 2, the potential energy is maximum at extreme positions and minimum at mean position। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मिनिमम कहां पे होता है? वेयर एज द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड minimum at extreme position। next, this law, this F is directly proportional to minus X is given by हुक्स। किसके द्वारा किया गया? हुक्स के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। F इज माइनस एक्स इज गिवन बाय हुक्स, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। हुक्स लॉ ने ये दिया था कि F जो है वो माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? माइनस एक्स के बराबर है। डन। बढ़े आगे, अगले फोर्स की ओर चलें। लिख लिए ना? अगला फोर्स देखिए, अगला फोर्स है कोलिजन फोर्स। अगले फोर्स का नाम क्या है? कोलिजन फोर्स। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जब तक कोई दो चीजें टकराएंगी नहीं तब तक ये फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये कोई एक XYZ बॉडी है, ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, ये v2 वेलोसिटी से इस ओर आ रही है। दोनों अगर एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो ये आपका स्टेज 1 है, जब ये आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे होंगे? पास आ रहे होंगे। फिर एक आएगा स्टेज 2, जब ये आपस में एक दूसरे से क्या किए होंगे? टकराए होंगे। तो ये आपस में एक दूसरे से फिर क्या किए? टकराए। जब ये टकराए होंगे, इसको मैं ए बॉडी मान लेता हूं, इसको मैं बी बॉडी मान लेता हूं। तो जब ये आपस में टकराए होंगे, जब ये आपस में टकराए होंगे, इसके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट किया होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा, उसका नाम है
फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा जो बोलेंगे फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, और जिस क्षण पर ये दोनों टकराए होंगे मोमेंटरली वो क्या आया होगा, मोमेंटरली RALY होगा ना, मोमेंटरली दे केम एट रेस्ट। दोनों उस एक क्षण के लिए जब आपस में एक दूसरे से क्या हुए होंगे, टकराए होंगे, ये दोनों रेस्ट पर आ गए होंगे, और रेस्ट पर जब आए होंगे उस क्षण पर जो इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, इसी फोर्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलिजन फोर्स। उसके बाद तीसरा स्टेज आया होगा, स्टेज थ्री, जब ये आपस में एक दूसरे से दूर चले गए होंगे। ए अब ये इधर जा रहा था, अभी किधर आया होगा, इधर गया होगा, किस स्पीड से गया होगा वो सब तो बाद में देखेंगे, और ये वापस से इधर जाने लग गया होगा, किस स्पीड से गया होगा वो बाद में देखेंगे। अभी इसके ऊपर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि वो किस स्पीड से गया होगा और क्या हुआ होगा। मैं इसको और सरल करने के लिए इसको लिख देता हूँ U1, इसको लिख देता हूँ U2, और इसको सरल करने के लिए मैं लिख देता हूँ V1 एंड V2, ताकि आपको ये समझ में दिक्कत ना आए कि भाई पहले और बाद में। U1 क्या है, U1 U2 आर दी इनिशियल स्पीड, V1 V2 आर दी फाइनल स्पीड्स। जिस क्षण पे ये दोनों टकराया होगा उस क्षण पर जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर ये एक्सर्ट किया होगा, दैट फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज कोलिजन फोर्स। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, वही तो फोर्स है। कौन सा एरो, ये तो वेक्टर है, डायरेक्शन तो इसका फोर्स का इधर है, इसका ये इस पे उधर फोर्स लगाया है और वो इस पे इधर फोर्स लगाया है। बोथ दी फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। FAB इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद FBA, ये मैग्नीट्यूड है, बट अगर हम विद साइन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं FAB वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ FBA वेक्टर। दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। द कोलिजन फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर। एक स्टेटमेंट वहां लिख लीजिए, द कोलिजन फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, द कोलिजन फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन टू बॉडीज collide with each other, when two bodies collide with each other, when two bodies collide with each other, आपस में दो बॉडी जब क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जब लड़ते हैं, जब भिड़ते हैं, तभी ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। पॉइंट नंबर टू, द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द फोर्सेस, देख रहे हैं यहां पर जो दोनों फोर्सेस लगे हुए हैं, द फोर्सेस आर equal in magnitude but opposite in direction. The forces are equal in magnitude but opposite in direction. और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको FAB और FBA ना पढ़कर इसको ऐसे पढ़िए, फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B, और इसको पढ़िए फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ A। ऐसे ही पढ़िए इसको, FAB FBA पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ऐसे पढ़िएगा तो इसका मतलब भी समझ में आएगा। FAB का मतलब है फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B, एंड FBA का मतलब है फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ A। तो ऐसे ही पढ़ने का भी प्रैक्टिस डालिए, जब कभी भी इस तरह का कोई नाम दिखे तो उसको पढ़िए भी वैसे ही, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। डन। यहां पर जाके आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स का 6 टाइप था, ये 6 टाइप हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, ऑल दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बताया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बताया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस जहां पर टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, देन ऑल्सो फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो पहला फोर्स आपको पढ़ना है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स जो आपको पढ़ना है उसका नाम है
ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो ये पूरा एक चैप्टर ही है जिसको आपको पढ़ना है। अभी तक आप ध्यान देकर देखिएगा, जो भी आपने कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा है ये सब इस साल पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स में से बस एक फोर्स इस साल पढ़ना है, बाकी के 3 फोर्सेस अगले साल। इलेक्ट्रिकल फोर्स पूरी इलेक्ट्रिसिटी अगले साल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगले साल पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स पूरा एक चैप्टर ही है न्यूक्लियर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो वो 3 12th में पढ़ेंगे। बाकी सारा 5 वो और 1 ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 6 किस साल पढ़ना है? इस साल। अब कोई बच्चा अगर ये नहीं बात समझे और वो सोचे कि 12th अलग है और 11th अलग है, तो बेवकूफ है भाई। इधर उधर अलग अलग है, ये तो एक ही कंटिन्यूएशन में है ना पूरा। उसमें से टोटल आपको 10 फोर्स पढ़ना था, 10 में से 6-7 आप इस साल पढ़े और 3 आप अगले साल पढ़ेंगे। उसमें पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली बात, इसको देने वाले साइंटिस्ट साक्षात खुद न्यूटन है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा लॉ है जिसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल कब किसी लॉ को कहा जाता है? जब यूनिवर्स के किसी भी चीज पर ये लॉ क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए। दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर एप्लीकेबल है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल मोस्टली ऑन, ज्यादातर, मतलब ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोपिक पर नहीं एप्लीकेबल है, पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमको इसके माइक्रोस्कोपिक पर ही मिलता है। एप्लीकेबल मोस्टली ऑन मैक्रोस्कोपिक, MACRO, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं जो काफी बड़ा हो साइज में। और ये लॉ में इसने क्या बोला? इसने देखिए ध्यान से क्या बोला। इसने कहा कि ये 2 प्लैनेट हैं। इसने कहा कि ये 2 प्लैनेट्स हैं, एक ये प्लैनेट है और एक ये दूसरा प्लैनेट है, एक ये दूसरा प्लैनेट है। दोनों प्लैनेट के बीच की जो दूरी है, दोनों प्लैनेट के बीच की जो दूरी है वो r डिस्टेंस है। वो क्या है? वो r डिस्टेंस की है। दोनों प्लैनेट के बीच की दूरी क्या है? r डिस्टेंस की है। ये दूरी r डिस्टेंस की है। इसका मास क्या है? इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो छोटा r नहीं, कैपिटल R, चूंकि प्लैनेट से प्लैनेट की दूरी है इसलिए इसको कैपिटल R बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स इन दोनों के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को जब आप कोलैबोरेट करके लिखेंगे तो क्या आएगा? m1 m2 बाई r स्क्वायर। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू कीजिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा और यहां पर आप लिखेंगे m1 m2 बाई r स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, दिस इज ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? दिस फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। डन? कोई दिक्कत? दे देंगे, क्यों लोड में है आप? लॉ समझ में आ गया? क्या लॉ है? एक दो बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखने से पहले G का वैल्यू आप लिख लीजिए। द वैल्यू ऑफ G इज 6 × 10⁻⁻11
6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। 6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। और ये ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग क्या यूज करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। डन। तो ये इसका यूनिट है। इस फोर्स की कुछ खास बातें हैं, वैसे तो पूरा चैप्टर ही है ग्रेविटेशन, वहां पर तो सारी बातें ही पढ़ेंगे, पर कुछ खास बातें हैं उसको बस आप थोड़ा सा यहां सम्मिलित कर लीजिए अपने नोट्स में। पहली बात, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव की तरह बिहेव, ये कभी संभव नहीं है कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज को धक्का लगा दे। ये सदैव किसी चीज को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। आप जितना भी चाहिएगा कि धरती हमको धक्का लगा के अपने ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल दे, संभव नहीं है। ये जब भी आप कितना भी ऊपर कूद के चले जाइए, आपको वापस धरती पर ही आना होगा। कब तक, जब तक आप इतने स्पीड से ना चले जाएं कि आपका वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए। और स्केप वेलोसिटी कितना है, कोई आइडिया है? किस स्पीड से आप यहां से जाएंगे कि आप इस धरती के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाएंगे? कितना है? उसका एक वो रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रहता, बट 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आप 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करें। इतना स्पीड आप में आ जाए कि आप एक सेकेंड में कितना किलोमीटर ट्रैवल करें, 11 किलोमीटर। यानी यहां से अगर मेरे को रांची जाना है तो हार्डली इट विल टेक 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में आप यहां से रांची पहुंचिएगा। 120 किलोमीटर है ना, 11वें सेकेंड में आप रांची। 1 2 3 4 5 6 देवरी मंदिर, 7 8 9 दसम फॉल, 11 12 रांची। नहीं, 12 सेकेंड में आप रांची पहुंच गए। क्या? हाँ, अलग प्लेनेट का ग्रेविटी अलग है, फिर उसके अलग। हम तो इसीलिए यहां की बात कर रहे हैं ना। कितना स्पीड देखिए, जो एस्ट्रोनॉट सब जो जाता होगा, क्या स्पीड में उन लोग का स्पेस शटल रहता है। इसीलिए उसको देखिएगा, और डेथ बीच में एक ड्यूरेशन आता है, उसको बोलते हैं डेथ ड्यूरेशन। माने उसको अगर आप क्रॉस कर गए, जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसके पुल से आप चांद के पुल में चले गए, वो जो बीच का समय, उसमें नो सिग्नल, नो कोई कांटेक्ट नहीं। आप कोई पिक्चर वगैरह देखे होंगे साइंस फिक्शन, तो उसमें दिखाता है। हाँ, कौन सा देखा आपने? इंटरस्टेलर देखा। इससे पहले एक और आई थी, अमरगडम। हैव यू सीन अमरगडम? बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें भी ऐसा ही है। खैर, तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो मैंने अभी बताई, कि आप इसकी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए एक वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं SCA, स्केप। स्केप का स्पेलिंग क्या होगा? ESCAPE, स्केप वेलोसिटी। अरे बाबा, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां ना, स्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर। हाँ, पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन सब करेंगे। जब ग्रेविटेशन में डेरिवेशन स्टार्ट होगा तो आप अपने बोलिएगा, सर हो गया, बंद कीजिए, इतना डेरिवेशन मत कराइए। डन। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। बढ़े आगे। अगला जो फोर्स है, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जब सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाद में आया, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आया। सॉरी, उल्टा बोल दिया। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स आया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख के ही न्यूटन को ऐसा चमका कि अगर चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मासेस के बीच में भी फोर्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स एग्जिस्ट करता है? ये मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं, कोई अगर पॉजिटिव चार्ज होता है और कोई नेगेटिव चार्ज होता है,
तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो इसके जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे होते हैं देखने में। फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं देखने में। वैसे तो बहुत डिटेल में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे इसको। ये इस प्रकार से ऐसे इसके फील्ड लाइंस होंगे। ये फील्ड लाइंस हैं इसके। जो फील्ड लाइन पॉजिटिव से चल के कहां जाती हैं? नेगेटिव की ओर जाती हैं। पॉजिटिव से चल के कहां जाती हैं? नेगेटिव की ओर जाती हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर जाती हैं। टर्मिनेट कर जाती हैं यानी खत्म हो जाती हैं। ये जो फोर्सेस के बारे में उन्होंने बताया कि जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आता है तो उसके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मैं Q1 मानूं और इस नेगेटिव चार्ज को मैं Q2 मानूं तो जो फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करता है दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जैसे वहां पे उसने क्या बोला था? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2। यहां उसने क्या बोला? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और इसके बीच की दूरी अगर r है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इन दोनों को जब आप कंबाइन किए तो क्या बना? Q1 Q2 बाई r²। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में बदलिएगा तो कोई एक कांस्टेंट एग्जिस्टेंस में आएगा k Q1 Q2 बाई r²। और बाद में चल के पता चला कि ये जो फोर्स है जब आप k का वैल्यू पुट किए तो निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। Q1 Q2 बाई r²। और ये क्या निकला? आपका फोर्स निकला। दिस फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज, इसी फोर्स को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है इसकी कुछ खास बातें अगर यहां तक लिख ली हो तो आगे बढ़ूं। क्या ये K है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r², वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बाद में चल के वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ। और अगर आप चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना तो वो भी आप लिख लीजिए, लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space। permittivity of free space क्या है जब अगले साल पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आज तो मुंह दिखाई का रस्म है ना, ये तो आपको खाली मुंह दिखाई का रस्म कराया जा रहा है, तो अवगत कराया जा रहा है कि कितने सारे फोर्सेस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। इसकी 2-3 खास बातें हैं। पहली बात, दिस लॉ वॉज गिवन बाय कूलम। ये कूलम के द्वारा दिया गया, इसलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं? COU, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस लॉ को किस नाम से पुकारा जाता है? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस फोर्स कैन बी both attractive as well as repulsive, can be both attractive as well as repulsive। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। तो एक दोनों ही स्क्वायर इनवर्स के लॉ हैं। दोनों ही लॉ कैसे हैं? स्क्वायर इनवर्स। और दोनों लॉ में एक डिफरेंस इतना ही है कि एक सिर्फ अट्रैक्टिव है और दूसरा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हैं। और चाहिएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख सकते हैं 8.854
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप लिख लीजिए 8.854 इंटू 10⁻12 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये इसकी वैल्यू है। डन, बढ़े आगे। दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या है? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और आखिरी फोर्स, नहीं अभी तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी है। अगला फोर्स देखिए, जिसको हम लोग किस फोर्स के नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, ये थर्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दो मैग्नेट के बीच में एग्जिस्ट करता है, दो मैग्नेट के बीच में एग्जिस्ट करता है। एंड दिस फोर्स दोनों तरह का होता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बगल में अगर इस साइड एक और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आप रख दीजिएगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्शन का कारण, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बगल में एक दूसरा केस है जहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस तरफ एक और मैग्नेट है जिस पे ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इस केस में दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कारण, बोथ द पोल्स आर डिफरेंट इन नेचर। इफ द पोल्स आर डिफरेंट इन नेचर देन देयर इज, if the poles are different in nature then there is attractive force exist between them। और यहां पे उसका उल्टा, इसको हमने नॉर्थ ले लिया, इसको साउथ ले लिया, तो भी ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और लास्ट केस है जहां पे ये वाला पोल भी, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इस तरफ ये साउथ और ये नॉर्थ, और ये जब आपस में एग्जिस्ट करेगा, आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां पर ये दोनों केसेस ऐसे हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? रिपल्शन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? रिपल्शन। यहां पर रिपल्शन देखने को मिल रहा है, यहां पर रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इन दोनों केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स। और ये भी कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो लिखिए, ये बना लिए, लिखिए, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन, द फोर्स which exist between, the force which exists between magnet, the force which exists between the magnet is called magnetic force, is called magnetic force. This force can be both, this force can be both attractive as well as repulsive. This force can be both attractive as well as repulsive. Done? There exists a magnetic field between two magnets. There exists a magnetic field between two magnets. There exists a magnetic field between two magnets which is denoted by B, which is denoted by B,
which is denoted by B. Q is the charge. Q is the charge present. Q is the charge present, and V is the velocity with which charge moves. उसके नीचे आप ये लिख लीजिए और फोर्स का वैल्यू लिख दीजिए, F इज, उसके नीचे आप लिख लीजिए फोर्स इज Q इंटू V क्रॉस B। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां पे जाके आपका कौन सा फोर्स कंप्लीट हो गया, मैग्नेटिक फोर्स कंप्लीट हो गया। ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है, और डिटेल में तो पूरा मैग्नेटिज्म 3-4 चैप्टर है, उसको पढ़ना है हम लोग को क्लास 12th में जी। 4 चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, और इलेक्ट्रिसिटी का 3 चैप्टर। वही पढ़ाते पढ़ाते सितंबर अक्टूबर आ जाता है अगले साल। खाली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ाते पढ़ाते अक्टूबर आ जाता है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अक्टूबर आधा, नवंबर दिसंबर आधा, और जनवरी मास में, दिसंबर से जनवरी मॉडर्न फिजिक्स, और आपका सिलेबस कंप्लीट। एनीवेज, लास्ट जो चौथा फोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। आखिरी फोर्स जो कि किसी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है, लिखिए न्यूक्लियर फोर्स, दिस न्यूक्लियर फोर्स exist between the subatomic particle present inside the nucleus, inside the nucleus. This is a force between neutron and neutron, force between proton and proton, force between neutron and proton, एटसेट्रा। ऐसा नहीं कि यही 2 ही लोग वहां रहते हैं, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। उसके बीच के भी फोर्सेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स की एक आखिरी बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। लिख दीजिए, दिस फोर्स इज द strongest force which exist between, exist का स्पेलिंग गलती लिख दिया क्या, IST होगा ना, exist between two particles in its range। अब ये जो इन इट्स रेंज वाली बात लिख दिए, इसका क्या मतलब होता है, ये कौन बताएगा। इसको ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे पतला वायर जो सबसे ज्यादा लोड ले सकता है वो है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है, स्ट्रेचेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उतने पतले वायर में उतना ज्यादा लोड, एक पूरा मकड़ी एक वायर में अपने आप को लटका लेती है, पूरा वजन उस पर झेल लेती है। देखिए कभी ऐसे लटका हुआ रहेगा और जैसे उसको छूने को ऊपर चल जाएगा। शॉर्ट सर्किट नहीं, मकड़ी का जाला स्ट्रेंथ, शॉर्ट सर्किट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, मकड़ी का जो कॉवेव्स है उसको क्या बोलते हैं, कॉवेव्स बोलते हैं। वो दुनिया के कोई भी मेटल का आप उतना पतला वायर लेके और अगर उस पर उतना लोड लगा दीजिएगा तो वो
टूट जाएगा। लेकिन मकड़ी का जो जाल है, एक सिंगल वायर, उस पर आप उतना लोड झेलिएगा तो वो झेल लेगा। यानी अपने रेंज में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वायर है, अपने इलाका। ऐसे ही अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा फोर्स होगा? न्यूक्लियर फोर्स। ये नहीं कि दुनिया में कोई भी फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर इसके रेंज में, यानी 10⁻⁻15 के ऑर्डर का दो ठो पार्टिकल ले लीजिए और उसके बीच में जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ले आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ले आइए, मैग्नेटिक फोर्स को ले आइए, न्यूक्लियर फोर्स को ले आइए, सबको ले आइए, उस रेंज में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन निकलेगा? ये निकलेगा। डन। इससे टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपके टोटल क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलेंगे एरिस्टोटल की फैलेसी में। एरिस्टोटल की फैलेसी, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स के लॉ, पहला, दूसरा, तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूमेरिकल्स, चैप्टर खत्म। तो अब कुछ ज्यादा रह नहीं गया। हाँ, ये है कि अब आपका एक ये आइडिया लग गया फोर्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, और हर फोर्स के बारे में अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको हो चुका। अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको सहूलियत होगी पढ़ने में, कि अब आप सारे टाइप का फोर्स आप समझ गए। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने मस्कुलर, नॉर्मल, टेंशन, आपने स्प्रिंग, कोलिजन और फ्रिक्शन, ये इधर पढ़ लिए। इधर आए मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर, ये 10 फोर्स आपने इधर क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एरिस्टोटल। ये फोर्स की उत्पत्ति, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब बना कैसे? ये लॉ जो आप पढ़ रहे हैं, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ये सब आया कहां से? ऐसे तो नहीं कि रात में सोए होंगे, सुबह उठे और न्यूटन ने अपना लॉ दे दिया। बहुत पहले से 600 BC में एरिस्टोटल ने अपनी कहानी बताई। उस एरिस्टोटल की थ्योरी को 1600 ईस्वी में फिर गैलीलियो ने थोड़ा इंप्रूव किया। फिर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बाद 1919 में न्यूटन आए, फिर न्यूटन ने अपना लॉजिक दिया, और इसके आधार पर आज जो लॉ है, जिसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, वो आज जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और धीरे धीरे फिर इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियो तो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू।